देख भाई करमदाद, प्राइमरी और मिडिल तक तो समझ आती है, लेकिन मिडिल के बाद बेटी को तूने मैट्रिक में दाखिला दिला दिया। पूरे गांव वालों ने बातें की, मगर उसके बाद भी तुझे आराम नहीं आया। फिर तूने मज़ीद बदनामी लेने की ठानी और बेटी का शहर के कॉलेज में दाखिला करवा दिया। सारे ख़ानदान को नाराज़ किया। ख़ानदान तो क्या, गांव की कोई भी लड़की कभी शहर पढ़ने के लिए गई है? पूरे 4 साल गांव ने तेरा बाइकाट किए रखा। वो तो शुक्र है कि किंजा की पढ़ाई ख़त्म हुई तो कुछ रिश्तेदारों की नाराज़गी ख़त्म हो गई, मगर आधे रिश्तेदार तो अब भी तुझसे बात नहीं करते। और अब तू नया कारनामा करने जा रहा है। अब तेरी बेटी स्कूल में पढ़ाएगी, उस्तानी बनेगी। बड़ी फूफो और अब्बा सहन में रखी चारपाइयों पर बैठे हुए थे। अम्मी चाय लेकर आईं। अब्बा और फूफो ने चाय का प्याला लिया और चाय पीने लगे। अम्मी ने ट्रे चारपाई पर रखी और अब्बा के साथ ही बैठ गई। फूफो ने अम्मी से कहा, सकीना, आखिर तेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं? अम्मी ने हैरत से पूछा, बाजी मैंने क्या किया है? बड़ी फूफो बोली, अरे शोहर को समझाना क्या तेरी जिम्मेदारी नहीं है? सारे ख़ानदान से, गांव वालों से कट कर तुम लोग रह लोगे। मेरा तो भाई है, मेरे दिल में तो दर्द है, अपने भाई की फ़िक्र है, इसीलिए बार बार समझाने आ जाती हूँ। ये काम तू नहीं कर सकती। अब्बा ने कहा, बाजी छोड़े ना, आप क्यों लोगों को अपने दिमाग पर सवार कर रही हैं? चले मैं कुछ देर के लिए आपकी बात मान भी लेता हूँ, तो मुझे ये बता दें कि हमारे दीन में कहाँ लिखा है कि बेटी है इसलिए तालीम मत दिलाओ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से निकाह किया था तो आप खुद उनकी तालीम व तरबियत करते रहे थे। फूफो ने झिंझलाते हुए कहा, करमदाद, मेरे भाई तू कहाँ की बात कहाँ मिला रहा है? भाई हम तो उनके कदमों की खाक भी नहीं हैं। अब्बा बोले, बेशक बाजी, हम उनके कदमों की खाक भी नहीं हैं, मगर उनके नक्शे कदम पर तो चलना चाहिए। ये सुनकर लग रहा था कि फूफो ने जैसे हार मान ली हो। बोली, मेरे भाई, दुनिया वाले ये बातें कहाँ सुनते और समझते हैं? अब्बा ने कहा, बाजी फिर वही दुनिया वाले, क्या हम इस दुनियादारी से कभी बाहर भी निकलेंगे या नहीं? आप भी लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचा करें, बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश किया करें। फूफो ने लंबी सांस भरते हुए कहा, मतलब अब तू मुझे अपने रास्ते पर डाल रहा है? फिर एक काम करते हैं, ख़ानदान उतने ही बेमानी होते हैं तो हम दोनों चलते हैं किसी वीराने में, पहाड़ों पर अपनी झुग्गी लगा लेते हैं ना, कहीं आना ना कहीं जाना, ना किसी से मिलना जुलना, जोगियों की तरह रहेंगे, उम्र बीत जाएगी। अब्बा बोले, बाजी बस क्या करें, अब मैं क्या करूं, आप ये बताएं। फूफो ने कहा, यह सवाल भी करने वाला है कि क्या करूं? शादी करो किंजा की, या किंजा ने किसी को रुखसत करके लाना है? अब्बा बोले, ओ बाजी, शादी कर तो दूं, मगर कोई अच्छा रिश्ता भी तो मिले, एक ही तो बेटी है मेरी। फूफो ने कहा, हाँ ये बात, अब तू आया है ना लाइन पर, यही तो मैं कह रही हूँ कि एक ही बेटी है जिसे पढ़ा लिखा कर तूने पूरे गांव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब कोई रिश्ता तुझे कहाँ पसंद आएगा? बेटी पढ़ी लिखी हो तो उसके लिए रिश्ता भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब्बा ने कहा, बाजी मुझे लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आप आराम करें, घर बाद में चली जाइएगा। फूफो चारपाई पर से उठ खड़ी हुई। मेरा कोई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, बल्कि तेरा ब्लड प्रेशर गिर गया है, तभी तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं घर जा रही हूँ, मगर करमदाद एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, तेरे इस फैसले से कोई भी खुश नहीं है, ना ख़ानदान, ना ही मैं, और ना ही गांव में। असर के बाद हनीफ भाई के घर पहुंच जाना, उन्होंने तुझसे इस मसले पर बात करनी है। और हनीफ भाई का पता है ना, ज़रा सी बात करने के लिए वो पंचायत लगा लेते हैं। ये कहकर फूफो ने अपनी चादर दुरुस्त की और चल दी। अब्बा ने कहा, बाजी तुम मुझसे नाराज़ मत होना, बाकी और किसी की मुझे परवाह नहीं है। फूफो ने मुड़कर अब्बा को देखा और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, अच्छा मेरा ख्याल है तुझे, मैं तो नाराज़ नहीं होंगी, मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुझे लोगों के सामने सर झुकाकर बैठना पड़े। ये कहकर फूफो चली गई। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी सब कुछ सुन रही थी। मैं कमरे से निकली। अम्मी ने अब्बा से कहा कि किंजा के अब्बा अब क्या होगा? मुझे देखते ही अब्बा ने कहा कि कुछ नहीं होता, ये सब की वक्ती नाराज़गियाँ हैं। मेरा दिल कहता है कि इस गांव की जाहिलाना रिवायत जिसे मेरी बेटी ने तोड़ा है, उसे मेरी बेटी ही बदलेगी, अपने आला अखलाक और आला किरदार से। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, किंजा तू मेरी बेटी भी है और बेटा भी,
मुझे यकीन है तू मेरा सर कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगी। एक दिन आएगा यही गांव वाले तुझसे मुतासिर होकर खुद अपनी अपनी बेटियों की उंगली पकड़कर उन्हें स्कूल छोड़ने जाएंगे। उस दिन मेरा सर फख्र से बुलंद होगा। मैं अपने अब्बा से लिपट गई और बोली, अब्बा मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे अब्बा मिले हैं। आप फिक्र न करें, आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी कदम उठाना मुझ पर हराम है। अब्बा ने मेरे माथे पर बोसा दिया और अम्मी से कहने लगे, किन्जा की माँ, मैं ज़ोहर की नमाज अदा करके मस्जिद में इमाम साहब के पास बैठूँगा। असर के बाद हनीफ भाई के घर चला जाऊँगा। कोई काम तो नहीं है क्योंकि मैं शाम के बाद ही आऊँगा। अम्मी बोली, नहीं कोई काम नहीं है। फिर अब्बा ने बड़े प्यार से मुझे कहा, और तू सुबह स्कूल जाने की तैयारी कर, परेशान मत हो, अभी मैं ज़िंदा हूँ, सब कुछ ठीक होगा। ये कहकर अब्बा चले गए। अम्मी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। उनकी उन दिनों में किलोला करने की आदत थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई, बिस्तर पर लेटी और खूबसूरत ख्वाब मेरी आंखों में टिमटिमाने लगे। मेरा नाम किन्जा है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। अम्मी को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन हर ख्वाहिश कहाँ पूरी होती है। अधूरापन बहरहाल इंसान का मुकद्दर है। अब्बा जी ने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके गुजार दी। अब्बा जी ने ख़ुद भी सिर्फ मिडिल तक तालीम हासिल की थी, मगर हालात की वजह से वो आगे न बढ़ सके थे। अब्बा इल्म से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उनकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर सकूं। मेरी तालीम के अखराजात उठाने भी आसान नहीं थे। अब्बा दूसरों की ज़मीनों पर मजदूरी करते थे। हमारे पास भी ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था, मगर उससे घर का सर्कल चलाना बहुत मुश्किल होता था। लिहाजा अब्बा को कहीं ना कहीं मजदूरी करना पड़ती थी, और ख़ास तौर पर मेरी तालीम के अखराजात उठाने के लिए अब्बा ने बहुत मेहनत की थी। रिश्तेदारों को नाराज़ किया था, घर वालों की मुखालफत मोल ली थी। अब्बा ने मेरी तालीम के लिए क्या क्या नहीं किया था। मुझे मुस्तकबिल बनाने का जो मौका और किस्मत अब्बा ने दी थी, मैं उसे किसी कीमत पर ज़ाय नहीं करना चाहती थी। अब्बा ने जो मेहनत मुझ पर की थी, मैं अल्लाह की मदद से उसका सिला उन्हें देना चाहती थी। अब्बा इशा की नमाज़ अदा करके घर आए। अम्मी बार बार यही कह रही थी कि खुदा खैर करे। इतनी देर तो कभी नहीं हुई। जैसे अब्बा घर में अंदर दाखिल हुए, अम्मी ने फ़ौरन कहा, कहाँ रह गए थे आप? बहुत ज़्यादा ही देर कर दी। सब खैरियत तो थी। अब्बा ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, हाँ खैरियत है, मुझे भूख लगी है, खाना ले आओ। मैंने अब्बा को सलाम किया और उनके पास ही आकर बैठ गई। अम्मी सबका खाना लेकर आई। अब्बा ने पूछा, क्या तुम लोगों ने भी खाना अभी तक नहीं खाया है? अम्मी बोली, नहीं, आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप आएंगे तो अगट्ठे खाना खाएंगे। क्या हुआ फिर? हनीफ भाई ने क्या कहा? अब्बा बोले, बस क्या कहना था, गांव में लड़कियों को पढ़ाने की रवायत नहीं है, तुमने रवायत तोड़ी है, यही बातें कर रहे थे। मैंने तो बस एक ही बात की कि औलाद पर सबसे पहला हक उसके माँ बाप का होता है। मेरा हक है कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी और मुस्तकबिल का फ़ैसला करूं, ना कि कोई और। गाँव के बाकी लोग जो उन्हें बेहतर लगता है अपनी बच्चियों के लिए वो करें। मुझे तो अपनी बेटी के लिए यही बेहतर लग रहा है जो मैंने किया है। बस फिर क्या था? मेरा जवाब सुनकर हनीफ भाई बिल्कुल खामोश हो गए। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा देखा जाएगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, तुम भी मत करो। वैसे भी इंसान को गुनाह से शर्मिंदा होना चाहिए, नेक काम से हम क्यों शर्मिंदा हों। सदके जाऊँ अब्बा के। मेरे अब्बा बहुत हिम्मत और हौसले वाले थे। अब्बा मेरा हौसला थे। अगले दिन मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। मेरा स्कूल में पहला दिन था। अम्मी नाश्ता बना रही थी। अब्बा अम्मी के करीब ही पीढ़ी पर बैठे चाय पी रहे थे। अल्लाह का बड़ा करम है, मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत लायक है, हर क्लास में पहली पोजीशन लेती रही है। इसी वजह से फ़ौरन नौकरी मिल गई, वरना मैं किसके पास सिफारिश लेकर जाता। गरीब आदमी की बात कौन सुनता है। अब्बा ने चाय की चस्की लेते हुए कहा। अम्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब आपकी मेहनत की वजह से है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा शौहर मिला। मैं कमरे से निकली और बोली, अम्मी मैं भी तो खुशकिस्मत हूँ, मेरे अब्बा दुनिया के सबसे अच्छे अब्बा हैं। मैंने नाश्ता किया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हमारे घर से पैदल 10 मिनट के फासले पर था, इसीलिए स्कूल आने जाने की टेंशन नहीं थी। मगर फिर भी स्कूल में मेरी जॉब का पहला दिन होने की वजह से अब्बा भी बहुत खुश थे। मेरे मना करने के बावजूद मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गए। स्कूल का पहला दिन बहुत अच्छा था। स्टाफ में सिर्फ हम 3 टीचर्स थीं।
स्कूल में बच्चों की तादाद भी बहुत कम थी। स्कूल के पहले दिन शहर से कोई बड़े अफसर आए थे। उन्होंने हमें काम के हवाले से बेसिक बातें समझाई और इस बात पर जोर दिया कि हर सूरत स्कूल में नए बच्चे दाखिल किए जाएं और भरपूर कोशिश की जाए कि स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ाई जाए। मतलब पढ़ाने के अलावा बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए काम करना भी हमारे फ़राइज़ में शामिल था। अफसर के जाने के बाद हम टीचर्स ने आपस में इस मसले को डिस्कस किया तो मैंने उन्हें सारी सूरत हाल समझाई। एक टीचर नई थी इसलिए वो हमारे इलाके को नहीं जानती थी, जबकि एक सीनियर टीचर थी। सीनियर होने के साथ वो थोड़ी सुस्त भी थी। वो पिछले 4 सालों से हमारे ही स्कूल में पढ़ा रही थी। वो शहर से आती थी, लेकिन उन्होंने अपना ट्रांसफ़र शहर के किसी स्कूल में नहीं करवाया क्योंकि यहाँ तादाद कम होने की वजह से उन्हें काम कम करना पड़ता था और वो खुश थी। मगर अब ऊपर से सख्ती होने की वजह से वो भी परेशान थी कि नए मिलने वाले टारगेट को कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि बहरहाल यहाँ 4 साल गुजारने की वजह से वो यहाँ के लोगों के मिजाज को अच्छी तरह से जानती थी कि उन लोगों की तालीम की तरफ बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। उन्हें समझाना मतलब जुए शेर लाने के मुतरादिफ था। उन्होंने मुझ पर ही जोर दिया कि चूँकि मैं इस गांव की रहने वाली हूँ इसलिए तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। था तो मुश्किल काम, मगर मेरी भी पहली जॉब थी। मुझे डिपार्टमेंट में जगह बनाने के लिए ख़ुद को साबित करना था, लिहाजा मैंने ये टारगेट हासिल करने की ठान ली। मैं सुबह स्कूल जाती और शाम के वक्त रोज़ाना 2 घंटे में स्कूल की माओं के साथ डिस्कशन करने के लिए मुख्तसर कर रखे थे। मैं घर घर जाती, माओं के साथ मीटिंग करती, उन्हें कायल करने की कोशिश करती। कुछ ख़वातीन तो मुझसे नाराज़ ही मिली, जबकि ज़्यादातर ख़वातीन से मुलाकात के बाद मुझे इल्म हुआ कि वह बज़ाते ख़ुद तालीम को पसंद करती हैं और मेरे पढ़ लिख जाने पर दिल से खुश हैं, मगर वह इसका खुलकर इजहार नहीं कर सकती। एड़ी चोटी का जोर लगाने पर 5 बच्चों का दाखिला कर सकी, जिस पर मेरी हेड ने मेरी तारीफ़ की कि 5 बच्चों का दाखिला मामूली बात नहीं है। अगर इसी तरह मेहनत करती रही तो बहुत जल्द हमारे स्कूल का टारगेट अचीव हो जाएगा। मेरी डेली रूटीन बन गई कि अगले महीने हमारे अफसर आएँ तो मेरी कारकर्दगी की तारीफ़ करके जाएं। नई जॉब में वैसे भी इंसान बहुत एनर्जेटिक होता है। मेरी डेली रूटीन थी, स्कूल से वापस आकर खाना खाती, आराम किए बगैर फिर से गांव में निकल जाती। वो ख़वातीन जो मेरी तालीम के ख़िलाफ़ थी मुझे खूब बातें सुनाती। उन्हीं दिनों एक बच्चे का स्कूल में दाखिला हुआ, लेकिन वो बच्चा हमारे गांव का नहीं था। वो काफ़ी दूर से आता था। कहता था कि उसका गांव बहुत दूर है और वहाँ कोई स्कूल नहीं है और उसे पढ़ने का शौक़ है, इसलिए वो इतनी दूर से पैदल आता है। मुझे तीसरी क्लास मिली। नए आने वाले बच्चे का दाखिला भी तीसरी क्लास में हुआ था। उसका नाम दानिश था। वो अपने घर से पैदल और अकेला स्कूल आया था। कहने लगा घर में सब मसरूफ़ थे, किसी के पास उसे स्कूल लेकर आने के लिए वक्त नहीं था, इसलिए वो अकेला ही स्कूल आ गया। दानिश अपनी उम्र के लिहाज से बहुत ज़हीन था। हैरानकुन तौर पर उसने दूसरी जमात तक की किताबें खुद पढ़ी थीं। हेड 2 घंटे बच्चे का टेस्ट लेती रही। हर किताब से टेस्ट लिया, मुश्किल से मुश्किल सवाल किया, टेस्ट लिया, मगर बच्चे ने हर सवाल का फ़ौरन जवाब दिया और लिख कर दिखाया। दानिश की ज़िद पर हेड ने उसका दाखिला तीसरी क्लास में कर दिया। दानिश स्कूल बैग कंधे पर रखे खुशी खुशी अपनी क्लास में चला गया। मैं हेड के पास ही बैठी थी। हेड ने मुझे कहा, किन्जा, बच्चा तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, मुझे यकीन है कि हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा, लेकिन मसला ये है कि इसके पास कोई सबूत तो होना चाहिए कि उसने दूसरी जमात तक तालीम हासिल की है। मैंने जवाब दिया, मैडम, मुझे यकीन है आप इस मसले का हल तलाश कर लेंगी। देखा नहीं आपने बच्चा कितना खुश है और ज़हीन भी बहुत है, तीसरी क्लास की किताबें तो हिफ्ज़ कर लेगा। हेड बोली, बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने इसे तीसरी जमात में बैठने दिया है। मैंने बार बार उससे कहा कि कल ही अपनी अम्मी को स्कूल लाजमी लेकर आए, तब तक मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। मैं अपनी क्लास में आ गई। दानिश वाकई बहुत ज़हीन बच्चा था, हर सबक उसे फ़ौरन याद हो जाता। एक बार जब मैं क्लास को समझाती तो सबक समझने के बाद वो मुझे सबक सुनाने पहुँच जाता। क्लास के दूसरे बच्चे भी उसकी इतनी जहानत पर हैरान थे। इसके साथ साथ वो बातें भी बहुत मज़े की करता था, बहुत हाजिर जवाब था और ऐसी बातें करता जो किसी के वहमो गुमान में भी ना होती। अपने पहले ही दिन उसने सारी क्लास को अपना गर्विदा बना लिया था। मुझे स्कूल में जॉब करते 2 हफ्ते गुजर गए थे। मेरे मना करने के बावजूद चंद दिन तो अब्बा मुझे स्कूल लाते और ले जाते रहे थे, मगर आज तो मैंने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था। 10 मिनट के फासले पर हमारा घर था,
तो वो क्यों खुद को परेशान करते थे। आज मैंने सख्ती से कहा था कि अब्बा जी आप खुद को क्यों थकाते हैं, जबकि घर दूर भी नहीं है। आखिर वो मान ही गए। छुट्टी के बाद मैं स्कूल निकली और पैदल घर की तरफ चल पड़ी। दानिश भागता हुआ आया और बोला, टीचर मैं आपको घर छोड़ दूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई तुम्हारा तो अपना घर बहुत दूर है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, मेरा घर तो यहीं करीब है। वो बोला, मेरा घर जितना भी दूर हो मैं पलक झपकते पहुंच जाऊंगा, मसला तो आपका है। दानिश का जवाब सुनकर मैं कहका लगाकर हंस दी। वो मेरे साथ साथ चल रहा था। मुझे अपने नन्हे मुहाफिज पर बहुत हंसी आ रही थी और दानिश की इतनी फ़नी बातें करता था कि उससे बातें करने के लिए दिल करता था। थोड़ी दूर जाकर मलिक साहब के बेटे ने गाड़ी ऐन हमारे सामने रोकी। हम रुक गए। मलिक साहब का बेटा मलिक अख्तर हुसैन गाड़ी से निकला। उसने कल्फ लगे सफ़ेद रंग का लिबास जेबतन किया हुआ था। कंधे पर खूबसूरत बड़ी चादर थी। आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। पाँव में काले रंग की महंगी घड़ी थी। मलिक अख्तर हुसैन की महंगी तरीन घड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। मैंने नज़रें झुकाई और चल दी। उसी लम्हे मलिक अख्तर ने अपना बाजू मेरे सामने किया। मैं रुक गई। मैंने कहा, क्या बात है? उसने इतराते हुए अपनी ऐनक उतारी और बोला, सुना है उस्तानी जी ने 14 जमातें पास की हैं। मैं चाहता हूँ कि उस्तानी जी के पास ट्यूशन पढ़ने आ जाया करूँ। क्या उस्तानी जी मुझे भी ट्यूशन पढ़ाएंगी? ये कहते ही वो हंस पड़ा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बिना कुछ कहे वहाँ से चल दी। मुझे नहीं, पूरे गांव को इल्म था कि मलिक साहब का ये बेटा बहुत बिगड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे लोगों को मुँह लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शुक्र है उसने दोबारा मेरा रास्ता नहीं रोका और खामोशी से मुझे जाते हुए देखता रहा। दानिश जो मेरे साथ चल रहा था चंद कदम आगे जाकर अचानक रुका और मुड़कर ज़ोर से बोला, अंकल ट्यूशन मैं भी पढ़ा सकता हूँ, आप चाहें तो मुझसे ट्यूशन पढ़ सकते हैं, लेकिन गलती पर मैं सज़ा भी देता हूँ, ये आपने ख्याल रखना है। ये सुनकर मेरी हंसी निकल गई। वो गुस्से से दानिश को घूरने लगा। दानिश ने मुझे घर तक छोड़ा, मुस्कुराते हुए अल्लाह हाफिज़ कहा और चला गया। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। अम्मी बेचैनी के आलम में सहन में टहल रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, किंजा तेरे अब्बा आधा घंटा पहले गुस्से की हालत में किसी से लड़कर आए थे। मैं पूछती रही कि क्या हुआ, बताएं तो सही, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बस बहुत हो गया शहनाज, मैं मलिक साहब के बंगले पर जा रहा हूँ और इस किस्से को ख़त्म करके आऊँगा। मैं बड़ा रोकती रही मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने अपना बैग अम्मी को पकड़ाया और बोली, अम्मी ये मेरा बैग रखें, मैं जा रही हूँ, अब्बा को साथ लेकर आऊँगी, आप फिक्र न करें। ये कहकर मैं तेज़ी से घर से निकल आई। मेरे अब्बा लड़ाई झगड़ा करने वाले शख्स कतई नहीं थे। ऐसी नौबत तभी आती थी जब बात नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गंभीर हो। ऊपर से मलिक साहब का बंगला। मलिक जमालदीन बहुत बदतमीज़ और अक्खड़ मजाज शख्स था। गांव का हर शख्स उससे डरता था, बल्कि उसके सामने आने से भी गुरेज करता था। जैसा वो खुद था वैसा उसका बेटा मलिक अख्तर हुसैन था। मगर बाबा को मलकुत से उलझने की नौबत क्यों पेश आई? ऐसे बहुत सारे सवालात मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। मैं भागती हुई बंगले के करीब पहुंची। क्या देखती हूँ कि बंगले से बाहर अब्बा और सादिक चचा खड़े झगड़ा कर रहे थे, जबकि मलिक जमालदीन दोनों को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मैंने दूर से ही पुकारा, अब्बा जी। मेरी आवाज़ सुनते ही सबने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं भागती हुई अब्बा के पास गई। अब्बा जी गुस्से से बोले, किंजा तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा, अब्बा जी यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं। इसी दौरान सादिक चचा बोले, करमदाद हमारे पूरे गांव की मुखालफत के बाद बेटी को तालीम दिलवाई तूने, तो लोगों की बातें भी सुनना पड़ेंगी। एक बात बता दूं, कोई तेरी बेटी किंजा का रिश्ता लेकर नहीं आएगा। शुक्र कर कि शाहनवाज। मलिक साहब गुस्से से गरजे, ओ बस कर सादिक, बहुत किया तूने। क्या शाहनवाज लगा रखा है? करमदाद की बेटी है, उसकी मर्जी, जिससे अपनी बेटी का रिश्ता दे या ना दे, तो रोज़ एक ही बात लेकर क्यों बैठ जाता है? फिर उसने मुझको कहा कि चल बेटी अपने बाबा को ले जा, कोई फिक्र की बात नहीं है, मैंने बात ख़त्म कर दी है, अब कोई इस मौजू पर बात नहीं करेगा। अब्बा ने गुस्से से सादिक चचा की तरफ देखा और हम घर की तरफ चल पड़े। मैं और अम्मी चारपाई पर बैठे थे, जबकि अब्बा गुस्से से पीछे कमर पर हाथ बांधे टहल रहे थे और कह रहे थे, सादिक की तो आज मैंने सही करके तबीयत दुरुस्त की है, अब दोबारा वो ऐसी बात करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। पूरे गांव में मेरी फूल जैसी बेटी के लिए बस शाहनवाज का रिश्ता रह गया है। एक नंबर का आवारा लड़का है, वो क्या किसी की बेटी को बसाएगा? जिसका अपना बाप उससे तंग है,
हर दूसरे दिन बाप से बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। ना खुद कोई काम करता है और ना बाप के काम में उसका हाथ बटाता है। आवारा लोफर दोस्त हैं जिनके साथ चाय के ढाबे पर बैठकर या तो जुआ लगाता है या लूडो खेलता है। मुर्गे पालना, कबूतर पालना, यही शौक है उसके। मुझे तो उसके बाप पर तरस आता है। खुद वो कितना सीधा सादा और शरीफ आदमी है, और बेटा देखो जाने किस पर गया है कमबख्त। अम्मी ने कहा, किंजा के अब्बा, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि उसके रिश्ते की बात तो उसके अब्बू को करनी चाहिए। सादिक भाई का तो ये बात करने का हक ही नहीं बनता है। अब्बा बोले, किंजा की माँ, मैं बताता हूँ कि सादिक क्यों उछल रहा है। शाहनवाज ने ही उसे कहा होगा कि उसके लिए कोई सीधी सादी लड़की फंसा दे, उसके बदले वो उसे पैसे देगा। सादिक ने शब्बीर की बेटी का रिश्ता करवाया है तो उसके लिए भी पैसे लिए हैं। सादिक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं खड़ी हुई और बोली, अब्बा जी बस करें। सादिक चचा को आपने सबक सिखा दिया है ना, बस अब ये फजूल बातें यही ख़त्म करें। इन्हें अब आपसे बात करने की हिम्मत नहीं होगी। सकीना, मैं घर वालों से छुप कर तुझे यहाँ लाया हूँ। अगर अब्बू को पता चल गया तो मेरी बहुत बेइज्जती करेंगे, इसलिए हम जल्दी से यहाँ से जाएंगे, देर नहीं करेंगे। सकीना जंगल की खूबसूरती में खोई इधर उधर देख रही थी। करमदाद उसे देखकर मोहब्बत से मुस्कुरा दिया। ये उन दिनों की बात थी जब उनकी नई नई शादी हुई थी। सुनिए, सकीना ने कहा। करमदाद बोला, बोलो। मैं ज़रा इस तरफ जा रही हूँ, बस अभी आ जाऊँगी। ये कहकर सकीना घने जंगल के अंदर चल पड़ी। करमदाद ने कहा, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। सकीना बिना कुछ कहे उस तरफ चली जा रही थी। करमदाद ने उसे इतने महव होकर वहाँ जाते देखा तो बोला, अच्छा चलो ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, फिर मैंने काम से शहर भी जाना है। सकीना घने जंगल के अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद करमदाद को एहसास हुआ कि उसे भी सकीना के साथ जाना चाहिए था। ये सोचकर वो तेज़ी से उसी तरफ चल पड़ा जिस तरफ सकीना गई थी। सकीना घने जंगल के अंदर आई। क्या देखती है कि वहाँ पर एक छोटी सी झोंपड़ी है। झोंपड़ी के बाहर घास फूस और लकड़ियों से बना तख्त लगा है। उस तख्त पर बहुत खूबसूरत लड़की सो रही थी जो दिखने में किसी रियासत की शहजादी लग रही थी। उसके लंबे घने ब्राउन बाल तख्त से नीचे लटक रहे थे। रंगत इतनी गोरी थी कि अगर हाथ लगाया तो कहीं मैली ना हो जाए। उसका खूबसूरत लिबास उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। सकीना ने इधर उधर देखा। दूर दूर तक सिवाय दरख्तों के कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इतनी खूबसूरत शहजादी यहाँ क्या कर रही है, ये सोचकर सकीना उस तरफ बढ़ी। जैसे ही सकीना उसके करीब पहुंची, अजनबी लड़की ने अपनी आंखें खोल दी। गोरे रंग पर नीली आंखें, ऐसे लग रहा था जैसे 2 हीरे चमक रहे हों। सकीना धीरे से बोली, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो। वो बोली, मैं ज़िंदा रहने के लिए जिदोजहद कर रही हूँ। ये सुनकर सकीना उसके पास बैठ गई। क्या मतलब, तुम्हें कोई परेशानी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ। अजनबी लड़की ने उठने की कोशिश की मगर उठ न सकी। सकीना फ़ौरन उसके सिरहाने जाकर बैठ गई। उसे उठाया और अपने साथ टेक लगाकर बिठा दिया और बोली, तुम कहाँ से आई हो? यहाँ तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुम कितनी खूबसूरत हो। खूबसूरत जवान लड़की को जालिम ज़माना कहाँ छोड़ता है। तुम मेरे साथ चलो, जहाँ से आई हो मेरे शौहर तुम्हें वहीं तुम्हारे घर पहुँचाएंगे। वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। सकीना अपनी सादगी में बोले जा रही थी। अजनबी लड़की ने कहा, यहाँ से दूर पहाड़ी की बुलंदी पर एक अमीर और पुरस्कार आदमी रहता था। उसके जालिमाना इरादों की कोई हद नहीं है। वो मुझे मार देना चाहता है। मैं उससे छुपकर यहाँ अपने मंगेतर का इंतज़ार कर रही हूँ। सकीना ने कहा, तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? लड़की ने कहा, नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मेरा इंतज़ार तवील हो गया है। लग रहा है जैसे मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊँगी। ये सुनकर सकीना फ़ौरन बोली, क्या इसका मतलब है कि तुम बीमार हो? चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सकीना ने लड़की को उठाने की कोशिश की, मगर जो ही वो उसे लेकर खड़ी हुई वो धड़ाम से नीचे गिरी। सकीना बोली, हाय अल्लाह, तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। मैं अभी अपने शौहर को बुला कर लाती हूँ, तुम परेशान मत हो। ये कहकर सकीना मुड़ी, लेकिन लड़की ने सकीना के दुपट्टे का पल्लू पकड़ लिया और कहने लगी, रुक जाएं, मेरा नाम अज़ाबिला है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरा इलाज यहाँ नहीं है। शायद मैं ख़ुद को बचा न सकूँ, मगर मैं अपने लोगों को बचाना चाहती हूँ। मुझे वापस जाना होगा। मेरी रूह उस शैतान ने अपने कब्ज़े में कर ली है। रब वो कायनात के कैनवस पर मौजूद मेरी हर निशानी को मिटा देगा
मुझे अपने मंगतर का इंतज़ार है, वही मेरी ताकत और हकीकी मोहब्बत है। इज़ाबेला हिचकियों से रोने लगी, जैसे वो ज़िंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रही हो। सकीना के हाथ पांव सुन्न हो गए, चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। अचानक फाख्ताओं का एक गोल आया, उन्होंने लड़की पर अपने परों से हवा झुलना शुरू कर दी। चंद ही लम्हों के बाद वो बेहतर नजर आने लगी। उसने सर उठाकर सकीना की तरफ देखा और बोली, तुम्हारी बेटी पैदा होगी, वो मेरी हमशक्ल होगी, उसका ख्याल रखना, वो मेरी ताकत बनेगी। मैं जा रही हूँ, जिंदा रही तो वापस आऊँगी। फाख्ताओं ने उसे उठा लिया और चंद लम्हों में उसे लेकर गायब हो गए। सकीना के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई, उसकी चीख निकली। करमदाद जो उसे ही ढूंढ रहा था, चीख की आवाज़ सुनकर उसी समत भागा। वहाँ पहुंचा तो क्या देखता है कि सकीना नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? सकीना बिस्तर पर बैठी आंखें फाड़े कमरे के दरो दीवार को घूर रही थी। मैंने एक गिलास में पानी डाला और कहा, अम्मी पानी पी लें, शायद आपने कोई डरावना ख्वाब देखा है। अम्मी ने फ़ौरन पानी पिया और मेरे चेहरे पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए बोली, मेरी बेटी किंजा ठीक है ना? मैंने कहा, जी अम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, परेशान तो आप हैं। अम्मी ने ख़ुद को नॉर्मल किया और बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, तू स्कूल नहीं गई? मैं बोली, अम्मी आज एतवार है, एतवार को छुट्टी होती है। अम्मी ने कहा, ओ और तेरे अब्बा? मैंने कहा, अब्बा को नाश्ता करवा कर मैंने काम पर भेज दिया है, आप भी उठ जाएं, नाश्ता कर लें। अम्मी ने कहा, नहीं मैं अभी थोड़ी देर बाद सोऊंगी, बाद में नाश्ता कर लूँगी। मैं बोली, अच्छा तो फिर आप आराम करें, मैं अपने कमरे में पढ़ रही हूँ। ये सुनकर मैं अपने कमरे में चली आई। मैंने एमए में दाखिला ले लिया था। आजकल स्कूल के बाद मेरी यही मसरूफियत थी। सकीना आंखें बंद किए अपने माजी को याद करने लगी। जब किंजा पैदा हुई, किंजा की खूबसूरती देखकर पूरा गांव दंग रह गया। हर कोई यही कहता था कि सकीना और करमदाद तो इतने खूबसूरत नहीं हैं, तो उनकी बेटी किस पर गई है, ख़ास तौर पर उसकी नीली आंखें। करमदाद और सकीना के ख़ानदान में किसी की नीली आंखें नहीं थीं। करमदाद सबको ये कहता, अरे भाई अल्लाह ने मुझे चुनकर खूबसूरत बेटी अता की है, ये अल्लाह का करम है, किसी को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए किंजा बड़ी होती गई। जैसे ही वो 7 साल की हुई, वो तन्हाई में खुद से बातें करती, रातों को जागती रहती, अंधेरे में बाहर निकल जाती और उसे बिल्कुल डर न लगता। एक बार सकीना ने उसे देखा कि घर से बाहर जामन के पेड़ के नीचे किंजा पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठी हुई है। 2 फाख्ताएं उसकी गोद में बैठी हुई हैं, जिनसे वो बातें कर रही है और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। ये देखकर सकीना को जंगल का एक एक लम्हा याद आ गया। उसी दिन वो शोहर के साथ किंजा को लेकर शहर में एक आमिल साहब के पास पहुंची और उन्हें बताया कि किंजा तन्हाई में खुद से और फाख्ताओं के साथ बातें करती है। आमिल साहब ने कहा, किंजा पर किसी परी का साया है। उसने एक तावीज़ लिख कर दिया, उसे किंजा के गले में डालने का कहा और ताकीद की कि यह तावीज़ गुम नहीं होना चाहिए। करमदाद ने तावीज़ चमड़े में सिलवा कर किंजा के गले में डाल दिया। उस दिन के बाद से किंजा की अजीबोगरीब आदत ख़त्म हो गई। अगले दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी, पीछे से दानिश की आवाज़ आई, टीचर। मैंने मुड़कर दानिश की तरफ देखा, वो भागता हुआ मेरे करीब चला आया। उसने हाथ में गुलाब का फूल लिया हुआ था। उसने फूल मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, ये फूल मैं आपके लिए लाया हूँ। मैंने फूल लेते हुए कहा, ओ बहुत शुक्रिया दानिश, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। वो बोला, टीचर मैं बच्चा नहीं हूँ, बहुत बड़ा हूँ। यह सुनकर मैं हंस पड़ी और बोली, हाँ भाई तुम बहुत बड़े हो, सॉरी मुझसे गलती हो गई। मैंने दानिश को अल्लाह हाफिज़ कहा और घर की तरफ चल दी। घर पहुंची, मुंह हाथ धोकर खाना खाया और खेतों में आ गई। हमारे अपने पास ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था, उसमें अब्बा ने गन्ने की फसल लगाई थी। गन्ने की फसल तैयार हो चुकी थी। मुझे गन्ना बहुत पसंद था। मैं कुछ गन्ने तोड़ने के लिए गई थी। मैं खेत में पहुंची, गन्ने को खींचा कि मेरे हाथ में चोट लग गई। अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने देखा एक अजनबी मेरे करीब खड़ा है। मैंने फ़ौरन अपना हाथ छुड़ाया और चंद कदम पीछे हटते हुए बोली, कौन हो तुम? वो मेरे करीब आया। उसने दोबारा मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मैं बरसों से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। अब मेरा सब्र ख़त्म हो गया है, इंतज़ार तवील हो गया है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो मेरे करीब आया कि इतने में जैसे एक झटका लगा और वो पीछे हट गया। बोला, मैं दोबारा आऊँगा, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। तुम सब कुछ भूल चुकी हो, तुम्हें वो सब याद दिलाऊँगा। ये कहकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता वहाँ से चला गया
और गन्ने के खेत में ही गुम हो गया। मैं आगे बढ़ी, उसे ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। मैं घर की तरफ भागी, पलट पलट कर उसे देखती रही। शायद मेरी नज़रें उसे ढूंढ रही थी। उसकी शख्सियत में कितना जहर था, उसके लफ्ज़ों की कशिश मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं घर आई और अपने बिस्तर पर सो गई। जब नींद से बेदार हुई तो मालूम हुआ कि मुझे बुखार चढ़ चुका था। अम्मी मेरे सर पर ठंडी पट्टियाँ रख रही थी, जबकि अब्बा जी मेरे पास खड़े थे। बोले, बेटा अब कैसी तबीयत है? मैंने कहा, अब्बा जी मुझे बुखार कब और कैसे हो गया? अम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, मौसमी बुखार है, अभी उतर जाएगा। मैंने बुखार की वजह से स्कूल से 2 दिन की छुट्टी ली। 2 दिन में काफ़ी बेहतर महसूस करने लगी। शाम का वक्त था। अभी मैं सोच ही रही थी कि घर से बाहर जाऊं कि अम्मी किचन से निकली। उन्होंने प्लेट में कुछ लिया हुआ था। कहने लगी, किंजा, मैं सुरैया आपा की तरफ हलवा लेकर जा रही हूँ, उन्हें हलवा पसंद है। तुम घर पर ही रहना और अब घर से बाहर मत निकला करो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। ये कहकर अम्मी चली गई। मगरिब की अजानें शुरू हो चुकी थी। मैं उठी, वुज़ू किया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंची तो ठटक कर रुक गई। कमरे की खिड़की के पास वही लड़का खड़ा था जो गन्ने के खेत में मुझे मिला था। मेरे मुंह से धीरे से निकला, तुम अंदर कैसे आ गए? वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हारे लिए मैं दुनिया के किसी कोने में भी जा सकता हूँ। मेरी तलाश ख़त्म हुई। मैं बरसों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, अब तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हूँ। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म की ताकत ख़त्म होती जा रही है। मेरा जिस्म निडाल होता जा रहा है। इससे पहले कि मैं ज़मीन पर गिरती, मैं करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई। मेरे बोलने की सकत भी कम हो गई थी। फिर भी बड़ी कोशिश करके मैंने दोबारा वही सवाल किया, तुम कौन हो? मेरी आंखें बंद होने लगी। मुझे अजनबी भी धुंधला धुंधला नजर आने लगा। मेरा सर डोलने लगा। वो मेरी तरफ ये कहते हुए लपका, एज़ाबिला, तुम नाम बदलने से किंजा नहीं बन जाओगी, एज़ाबिला ही रहोगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। न जाने फिर क्या हुआ, मुझे कोई होश नहीं रहा। मुझे होश आया, मैं जंगल के बीचों बीच लकड़ी और घास फूस से बने तख्त पर लेटी हुई थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैं अकेली थी, मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं उठकर खड़ी हो गई। उसी लम्हे वही नौजवान आ गया। मुझे हैरत में मुब्तला देखकर बोला, एज़ाबिला, मैं इज़हान हूँ, पहचाना या नहीं? मैं हैरान हूँ कि तुम्हारी याददाश्त कैसे जा सकती है। ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें कुछ याद ही ना आए? मैं बोली, तुम कौन हो? क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते हो? ये कौन सी जगह है? अचानक वो दानिश में बदल गया। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूँ। चंद लम्हों के बाद वो दोबारा अपनी पहले वाली शक्ल में तब्दील हो गया। बोला, पहचाना मुझे? मैं वही छोटा बच्चा हूँ जो इंसानों के भेस में तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है। तुम्हें ढूंढते ढूंढते जो बेस बदलना पड़ा मैंने बदला। जहाँ जाना पड़ा वहाँ गया, और जहाँ तुम खड़ी हो ये वही जगह है जहाँ तुमने विलियम से खुद को बचाने के लिए वो आखिरी दिन गुजारे थे जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मैं खुद शहनशाह का कैदी था, क्योंकि विलियम ने हमारे खिलाफ जो चाल चली थी उसकी वो चाल कामयाब हो गई थी। मुझे शहनशाह ने कैद कर लिया, लेकिन मैं खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो गया। मगर जब वापस आया तो तब तक तुम यहाँ से जा चुकी थी। तब से मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा हूँ, और एक दिन तुम्हें ही तलाश करते हुए मैं इंसानों की दुनिया में आया तो मैंने तुम्हें स्कूल जाते हुए देखा। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है तो तुम्हारे करीब आने का यही तरीका था कि अपना रूप बदल लूँ। मैं पीछे हटी। वो मेरे करीब आया और बोला, अब याद आया तुम्हें? मैंने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और बोली, पीछे हट जाओ, मैं एज़ाबिला नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं किंजा हूँ, मुझे मेरे घर जाना है। मैं वहाँ से भाग पड़ी। इज़हान मेरे पीछे भागा। उसने मेरा बाजू पकड़ा और बोला, होश करो इज़ाबिला, तुम शहज़ादी हो, परियों की शहज़ादी। मैं जिनजाद इज़हान हूँ। हमने अपने अपने कबीलों को नाराज़ करके एक दूसरे का साथ दिया था। हमारी मंगनी हो चुकी थी, और तुम्हें क्या क्या याद करवाऊँ। मैं रोने लगी और उसकी मिन्नतें करने लगी कि मुझे जाने दो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए झोंपड़ी की तरफ ले जाने लगा। मैं चिल्लाई, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। वो मुझे झोंपड़ी के अंदर ले गया और बोला, एज़ाबिला, मैं कोकाफ जा रहा हूँ, मुझे वहाँ से ही पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या मामला है, मगर मेरे आने तक तुम यहीं रहोगी, समझ गई? मैं पहले खौफज़दा थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोला, ठीक है, मैं जल्द वापस आऊँगा। मेरे देखते ही देखते वो गायब हो गया। मैं आंखें मलकर अपने इर्द गिर्द देखने लगी।
اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں غیر مرئی مخلوق کے درمیان آ چکی تھی۔ یہاں سے نکلنے کے لیے مجھے ابھی کچھ کرنا تھا۔ جھونپڑی کے اندر تو کچھ نہیں تھا، پھر بھی میں نے گھاس پھوس کو الٹ پلٹ کر دیکھا کہ شاید کچھ مل جائے جس سے مجھے یہاں سے باہر نکلنے میں مدد ہو سکے۔ مجھے کچھ نہ ملا سوائے ایک چھڑی کے جو گھاس پھوس کے اندر پڑی ہوئی تھی، جیسے چھپا کر رکھا گیا ہو۔ میں نے غصے سے وہ چھڑی مٹی سے بنی جھونپڑی کی دیوار پر ماری۔ اچانک اس طرف ایک آئینہ نظر آنے لگا۔ آئینے سے آواز آئی، کنزا۔ میں نے لپک کر اس طرف دیکھا، پھر میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ آئینے کے اندر بھی میں تھی، یعنی اندر بھی میں اور باہر بھی میں تھی۔ میں آئینے کے قریب گئی۔ میں نے آئینے کو ہاتھ لگانا چاہا مگر پیچھے ہٹ گئی۔ دوبارہ آواز آئی، میں ایزابیلا ہوں، برسوں بیت گئے، اب تک قید ہوں، صرف تم ہی مجھے یہاں سے آزاد کروا سکتی ہو، تم میری طاقت بن سکتی ہو۔ میں نے اپنی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور سوالیہ انداز میں گردن ہلا دی۔ وہ بولی، ہاں تم مجھے یہاں سے لے جا سکتی ہو۔ میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے کنزا، اگر اب میں اس قید سے نہ نکلی تو اب میں مزید جی نہیں پاؤں گی۔ ایزابیلا کرسی پر بے سود بیٹھی ہوئی تھی، اس کی گردن سامنے کی طرف ڈھلک گئی۔ میں بے چین ہو گئی، میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ جنزاد اذہان سے جان چھڑانے کا بھی یہی راستہ تھا کہ اسے ایزابیلا مل جائے۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ مجھے ایزابیلا کیوں سمجھ رہا تھا، مگر میں اس تک کیسے پہنچتی۔ میں نے شیشے پر زور سے ہاتھ مارا، مجھے جھٹکا لگا۔ اگلے ہی لمحے ایزابیلا کے سامنے زمین پر پڑی تھی۔ میں اٹھی، ایزابیلا نیم بے ہوش حالت میں تھی۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی مگر اس کی حالت کافی خراب تھی۔ میں نے اسے کرسی سے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہ سکی۔ یقیناً وہ کسی اندیکھی چیز سے کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ دور ایک کمرہ نظر آیا۔ میں ایزابیلا کو کرسی سمیت کھینچتی ہوئی اس کمرے کے اندر لے گئی۔ میں ایزابیلا کو جگانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ بے سود پڑی تھی۔ باہر سے مجھے قدموں کی آواز آئی۔ میری نظر دروازے کے پیچھے رکھے ڈنڈے پر پڑی۔ میں ڈنڈے کی طرف لپکی۔ میں نے ڈنڈا اٹھا لیا اور دروازے کے پیچھے ہی چھپ کر کھڑی ہوئی۔ اسی لمحے کمرے کے اندر کوئی آیا۔ میں نے پوری قوت سے ڈنڈا آنے والے کے سر پر مارا۔ اسے تھوڑی تکلیف تو ہوئی مگر زیادہ کچھ نہ ہوا۔ وہ میری طرف مڑا۔ اس کے گلے میں زنجیر کے اندر 2 چابیاں لٹک رہی تھی۔ میں نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کی زنجیر کھول لی۔ دونوں چابیاں ٹوٹ کر میرے ہاتھ میں آ گئیں۔ آنے والا جن ہی تھا۔ چابیاں میرے ہاتھ میں آنے کے بعد وہ چیخا۔ اس کی چیخ کی آواز پوری عمارت میں گونجنے لگی۔ اچانک وہ دھوئیں میں تحلیل ہوا اور غائب ہو گیا۔ اتنے میں ایزابیلا کرسی سے نیچے گر پڑی۔ اسے ہلکا ہلکا ہوش آ گیا تھا۔ میں نے ایزابیلا کو سہارا دے کر اٹھایا اور بولی، ایزابیلا جلدی اٹھو، ہمت کرو، ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ میں اسے سہارا دے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہم بلڈنگ سے باہر نکلے۔ میں نے ایزابیلا کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا۔ یہ ہماری دنیا نہیں تھی، یہاں سے باہر کیسے نکلنا تھا مجھے نہیں پتا تھا۔ اتنے میں ایزابیلا کی آواز آئی، کنزا یہ لو میری انگوٹھی، اس کے ہیرے کو تم زمین پر مارو گی تو تم تمہاری دنیا میں پہنچ جاؤ گی۔ میں نے انگوٹھی لیتے ہوئے کہا، اور تم ایزابیلا؟ وہ بولی، میری فکر چھوڑو، تم نے میرے لیے بہت کیا ہے۔ مجھے آہٹ سنائی دی۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آواز کی سمت چل پڑی۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اذہان کو ایک بہت بڑے ناگ نے اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی۔ اذہان نے بمشکل ہی کہا، ایزابیلا کہہ دو کہ تمہیں یاد آ گیا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ میں بولی، اذہان مجھے بھی تم سے محبت ہے، مجھے سب یاد آ گیا ہے۔ میں اذہان جنزادہ کی طرف بھاگی۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی مگر میں نے ایزابیلا کی دی ہوئی انگوٹھی کا ہیرا ناگ کے سامنے کر دیا۔ ہیرے کو دیکھتے ہی ناگ اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا تھا۔ وہ ولیم تھا، پریوں کا سب سے بڑا دشمن۔ وہ انگوٹھی لینے کے لیے میری طرف بڑھا۔ اذہان بولا، ایزابیلا انگوٹھی میری طرف پھینک دو۔ میں نے انگوٹھی اذہان کی طرف اچھال دی۔ اسی اثنا میں ولیم جنزاد زور سے گر جا، جیسے وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ میری نظر اذہان پر پڑی۔ وہ حیرت زدہ میرے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، پیچھے ایزابیلا کھڑی تھی۔ اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے ولیم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں ایزابیلا کی طرف لپکی اور بولی، ایزابیلا کیا تم ٹھیک ہو؟ ولیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ اذہان نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا۔ کچھ جنات حاضر ہو گئے۔ اذہان نے انہیں حکم دیا کہ ولیم کو کوکاف لے جاؤ اور شہنشاہ کے سامنے پیش کرو۔ جنات ولیم جنزاد کو لے کر غائب ہو گئے۔ اذہان ہمارے قریب آیا اور بولا، میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے 2 ایزابیلا مل جائیں گی۔ ایزابیلا نے مسکرا کر جواب دیا،
अगर तुम्हें किंजा से मोहब्बत हो गई है तो वो भी इज़ाबेला से कम नहीं है। आज से 22 साल पहले किंजा की माँ को मैंने इसी जंगल में बताया था कि उनकी एक बेटी पैदा होगी जो मेरी हमशक्ल होगी, वो मेरी ताकत बनेगी। मुझे ये उसी वक्त इल्म हो गया था, और आज देखो, किंजा मेरी ताकत बनकर इस दुनिया में आ गई, और मैं आज इसी की वजह से ज़िंदा हूँ, बल्कि मेरी ताकतें भी लौट आई हैं। इतने में चंद परियां नमूदार हुई। एक परी ने झुककर इज़ाबेला से कहा, शहजादी साहिबा, परिस्तान वापस चलें, सब आपको याद कर रहे हैं। इज़ाबेला ने इजहान के हाथ से अंगूठी ली और मेरे हाथ में पहनाते हुए बोली, अब तुम्हारे पास इज़ाबेला की अंगूठी भी आ गई है। इजहान तुम्हें पहचानने में गलती नहीं करेगा, मैं तुम्हारा हमेशा एहसान याद रखूंगी। ये कहकर इज़ाबेला दूसरी परियों के साथ हवा में उड़ती हुई चली गई। वो सब कुछ मेरे लिए किसी ख्वाब जैसा था। इजहान मेरे सामने खड़ा था। वो लम्हा मेरे कानों में गूंजने लगा जब उसे मुसीबत में देखकर मेरे मुंह से निकला, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं उससे नज़रें चुराने लगी। वो बोला, माफ़ी चाहता हूँ किंजा, मुझे इल्म नहीं था कि इज़ाबेला की क्या कहानी है, क्योंकि जब हम बिछड़े तो एक अरसा हम एक दूसरे से जुदा रहे। हमें एक दूसरे के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। बहरहाल मैं एक बार फिर मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, कोई बात नहीं। वो कहने लगा, इज़ाबेला जा चुकी है, वो इसीलिए गई है क्योंकि मैं तुम्हें इज़ाबेला समझ बैठा था, मगर मैं इज़ाबेला से मोहब्बत करता हूँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा। अगले ही लम्हे हम उसी जंगल में खड़े थे जो हमारे गांव में था। मैं बोली, इज़ाबेला आपका इंतज़ार कर रही है। उसने कहा, हमारा इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, बस चंद घड़ियाँ ही तो रह गई हैं। तुम्हें बाहिफाजत पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। हम जंगल से निकले। पल भर में इजहान ने दानिश का रूप धार लिया। वो मुझे छोड़ने मेरे गांव तक जा रहा था। मैं घर पहुंची तो अंधेरा हो चुका था। मुझे घर से गायब हुए 3 घंटे गुजर चुके थे। अब्बा दरवाजे पर खड़े मेरी राह तक रहे थे। मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़े चले आए। हम घर के अंदर दाखिल हुए। अम्मी ने मुझे गले लगाया। इजहान ने कहा, मुझे कुछ लोग अगवा करके ले जा रहे थे। टीचर न होती तो आज मैं यहाँ सही सलामत खड़ा न होता। मैं हैरत से उसे देखने लगी। इजहान ने दूसरी दुनिया की कहानी को इस तरह सुनाया कि सब सुनते ही रह गए। मेरी बहादुरी के किस्से पूरे गांव में फैल गए। अब्बा हर किसी को फ़ख्र से कहते थे कि ऐसी बहादुरी और समझ-बूझ तालीम से ही आती है। तालीम इंसान के अंदर मुश्किल वक्त में अपनी और दूसरों की मदद करने का हौसला पैदा करती है। इन बातों का गांव वालों पर इतना असर हुआ कि हर गुजरते दिन के साथ हमारे स्कूल में बच्चों का इजाफा होने लगा। तकरीबन 6 महीने के बाद हमारे स्कूल में बच्चों की तादाद खासी हो गई, जिनमें बच्चियाँ और बच्चे दोनों शामिल थे। जाते जाते इजहान ने जो मुझ पर एहसान किया था, उसका बदला उतारना मुमकिन ही नहीं था। वो समझ चुका था कि हम तालीम से कितनी मोहब्बत करते हैं। अपनी जहानत से उसने ना सिर्फ मुझे उन सवालों से बचा लिया कि मैं कहाँ थी, बल्कि उसने ऐसी बातें की जिनकी वजह से हमारे गांव में इल्म की राह हमवार हुई। लोगों के दिल में इल्म की नापसंदीदगी कम होने में बहुत मदद मिली। मेरी ज़िंदगी किसी कहानी जैसी थी, मगर मेरे लिए मोहब्बत से ज़्यादा ज़रूरी अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाना था, और मेरी ज़िंदगी का मकसद मेरे गांव में इल्म की रोशनी घर घर पहुंचाना है। आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है?